आज हमारे बीच हमारे माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी उपस्थित हैं। बजट में इस बार बहुत अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट्स हुए हैं और हमारा उसके बाद पूरे देश में उत्साह का माहौल है। इसी विषय पर हमारे कंज्यूमर अफेयर्स और फूड डिस्ट्रीब्यूशन विभाग से कनेक्टेड भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मैंने आज इस एक पत्रकार वार्ता को जो आयोजन किया गया है, हमारे माननीय मंत्री जी इसमें आए हैं। मैं इसके आगे जाने के बजाय मैं कोशिश करूंगा, रिक्वेस्ट करता हूं हमारे एडिशनल सेक्रेटरी फूड डिपार्टमेंट के श्री माझी जी की प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें। उसका अगला पार्ट होगा हमारे कंज्यूमर अफेयर्स का प्रेजेंटेशन, इसी बजट से कनेक्टेड उनके अचीवमेंट्स के बारे में। फिर हमारे माननीय मंत्री जी इसको सबको संबोधित करेंगे। उसके बाद एक एक करके हम प्रश्न लेंगे। आप लोगों ने प्रश्न भेजे हैं, उसी सीक्वेंस में हम प्रश्न लेंगे, प्रायोरिटाइज किए गए उसी सीक्वेंस में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री माझी जी से कि वो अपना एड्रेस दें हमारे बजट के बारे में अपने विभाग से संबंधित। Basically, we are starting with a very brief but very crisp presentation on not just the budget announcements, but also on the larger picture of how we have been able to ensure that procurement not only happens, but also in doubling the farmers' income, the role of MSP. So basically, in the first slide, what I'm trying to tell or what I'm trying to convey is कि MSP के जरिए बेसिकली फार्मर्स की इनकम की डबलिंग हो रही है। हमने दो सालों की फिगर्स यहाँ पे लिए हैं, जैसा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इन द केस ऑफ व्हीट, बेसिकली ओवर द इयर्स 2013-14 to 2020-21, 121% increase in payment to farmers has taken place. Similarly, उसी तरह पैडी के केस में 2013-14 से 2019-20 तक 122% की पेमेंट की वृद्धि हुई है और शुगर के केस में 55% पेमेंट्स हुए हैं शुगर केन फार्मर्स को। बेसिक मैसेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज दैट MSP has been instrumental, will remain instrumental in doubling the farmers' income, not only today, but also in the future. Next slide, please. इस पर्टिकुलर स्लाइड पे बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे इज व्हाट वाज द सिनेरियो इन 2014 इन टर्म्स ऑफ मेजर इंप्रूवमेंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और आज के तारीख में हम कहां पर खड़े हैं। व्हेन यू टेक अप द फर्स्ट वन, डिजिटाइजेशन ऑफ द रेशन कार्ड्स, बेसिकली वी हैव अचीव्ड 100% अप फ्रॉम 75% इन 2014। अगर आधार सीडिंग के बारे में आप देखेंगे, इट इज 91% अगेंस्ट 6% एंड 89% बेनिफिशियरीज आर कवर्ड अगेंस्ट 3% in 2014. Similarly, EPOS devices, ये इसकी कवरेज फेयर प्राइस शॉप में 91.8% तक पहुंच चुका है, जबकि ये बहुत कम था 2014 में, सिर्फ 4,350 रेशन शॉप्स कवर्ड थे। वन नेशन वन रेशन कार्ड was not existing. Today, we have a coverage of 32 states covering 69 crore beneficiaries. Biometric transactions were nil. Today it is more than 70%. Similarly, for ethanol supplies, for blending of पेट्रोल, इन टर्म्स ऑफ क्रोर लीटर, 2014 में मात्र 38 करोड़ लीटर था, जबकि आज की तारीख में ये 325 करोड़ लीटर एस्टिमेटेड है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ बिफोर वी गो टू द बजट अनाउंसमेंट्स, बेसिकली आई वुड लाइक टू से व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ दिस डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो जैसे आपको इसमें दिख रहा है, for the period April to November 2020, when the lockdown was very much in force, the movement of food grains across the country, the free movement of food grains for 81 crore NFSA beneficiaries was done in a very, very seamless and smooth manner. और जैसे आपको दिख रहा होगा, roughly 30 million tons, जो कि in terms of lakh tons is 297.5, was provided across the country. दूसरा बिंदु जो इसमें है आत्मनिर्भर भारत स्कीम, इसके जरिए जो भी माइग्रेंट लेबरर्स हैं या स्ट्रैंडेड माइग्रेंट्स हैं, करीबन 2,74,00,000 पर्सन्स, इंडिविजुअल्स को बेनिफिट पहुंचाया गया है मात्र 2 महीने में, मई एंड जून 2020 में। सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट हैंड सैनिटाइजर, दिस इज समथिंग अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये सिर्फ वैक्सीन हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आज की तारीख में इवन हैंड सैनिटाइजर आर आल्सो बीइंग एक्सपोर्टेड बाय आवर कंट्री। हमारी कैपेसिटी मात्र 10 लाख लीटर था एट द टाइम व्हेन द कोविड-19 वाज sort of troubling us, and now today we stand at something like 30 lakh liter per day, और जबकि टोटल प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे 4.10 करोड़ लीटर प्रोड्यूस हुई है, और नाउ वी आर इवन इन a position to export hand sanitizer. This was the scenario during COVID-19 pandemic. Now after this thing, I will slowly proceed to the
other developments. Next slide, please. Now I come to the budget announcements. जैसे इसमें आप देख रहे हैं, one of the major thing which has happened is that FCI was struggling to find funds, but the government has been really kind enough, and in the budget they have provided allocation of 2 crores, sorry 20 roughly आपका इसमें है 2,66 crore 94 lakh crores का फूड सब्सिडी FCI को प्रदान की गई है, 2,66 crores 94,000. तो इस पे क्या हो रहा है? Basically what is happening is that this will definitely enable FCI not only just in enhancing their liquidity, but also it will result in ensuring that timely payment is made to the states as well as in turn to the farmers. So basically the benefit will be in terms of both to the farmers as well as to the consumers. दूसरा जो बिंदु है इसमें वो है asset monetization program. Here we are not talking of asset sales. Basically sometimes we have said that कि asset sale हो रही है, sale कोई इसमें हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं. Basically we are looking at asset monetization. We have 2 major PSUs, one is FCI and the other one is Central Warehousing Corporation. इनके पास में जो भी assets है उसको monetize करके it will be a sort of it will be investment will be attracted from the private sector for modernization not only of different revenue generation activities but also for modernizing the storage space. तीसरा जो बिंदु है इसमें is basically strengthening of the warehousing development and regulatory authority. Plans are afoot, plans on the anvil as to how exactly we can proceed further, and roadmap is getting ready for strengthening WTRA. चौथा बिंदु जो है इसमें one ration card जो है, basically it will be the implementation will be complete by July 2021, and this would be very instrumental in supporting migrant workers across the country. इसका फायदा यही होगा that when we are talking about how the economy will kickstart, basically this is a very important instrument that the laborers who are moving from one part of the country to another, including migrants, they will be in a position to draw the ration from any corner of the country using the national portability, which should be completed by July 2021. And finally, coming to Mission Poshan Abhiyan 2.0, this particular program is implemented by Ministry of Women and Child Development, which is responsible for its implementation. यहाँ पे basically ये हो रहा है कि we are targeting, we are focusing at fortification of rice. अगर इसकी benefit को हम दिया जाए कि this program will be launched sometime in the 1st of April से ये launch हो जाएगी. This will bring benefits to roughly 8.26 crore children under ICDS and 11.80 crore under the midday meal program. Next slide, please. Now talking about the package which is being given to the sugarcane farmers, आपको पता है कि this particular department also implements a large number of programs for the sugarcane sector and for the sugarcane farmers. अगर आप figures को देखें, basically next year we are up from just about 1,270 crore to about 4,150 crore, which is more than 3 times high than what was being provided for the benefit of the sugarcane farmers. And similarly, this particular year, in the revised estimates, we have been given a thumbs up of around 6,641 crores, which is again up from 1,270 crore. Similarly, customs duty has been increased for the imports of denatured ethanol from 2.5% to 5%. और उसी तरह सबकी चर्चा के विषय की बात है, जो भी एक्सेस शुगर हमारे पास में है और जो food grains जो excess है, we will be utilizing these food grains as well as the excess sugar which is available in our storages for blending with petrol. And this will definitely not only help the sugarcane farmers to increase the income, but also to make India Atmanirbhar in the petroleum sector in the long run in the future. Next slide, please. Now, finally, this is one of the final slides. कि reforms की हम अक्सर बात करते हैं. There are often plenty of areas in which the reforms can be implemented. लेकिन जो पहला है कि हम farmers को ही target कर रहे हैं. Farmers का मतलब ये है कि basically we would like all the payments which is released by central government to the farmers is we are able to track it online, and that there should not be any intermediaries or farmers should not be given checks to be encashed. सारे के सारे उनके account में ही पूरे पैसे जाने चाहिए. We should be able to roll it out this year and ensure that this is done this particular year itself. एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट यूपी गवर्नमेंट ने इस बार शुरुआत की है, बायो ऑथेंटिकेशन ऑफ फार्मर्स फॉर प्रोक्योरमेंट. जो भी फार्मर मंडी आता है उनकी बायो ऑथेंटिकेशन होगी, एंड नॉट जस्ट फाइल वर्क एंड पेपर वर्क. इससे परे आगे बाहर निकल करके बायो ऑथेंटिकेशन प्रोक्योरमेंट में ये सुविधा होगी ये फार्मर्स को कि वंस दे आर ऑथेंटिकेटेड ऑल देयर डिस्प्लेस विल बी ऑटोमेटिकली अवेलेबल इन द मंडी. This has been started in Uttar Pradesh. They have rolled it out. We are expecting Madhya Pradesh as well as Chhattisgarh and Odisha to link up this particular year so that we are able to track the end use beneficiary.
हमारी डिपार्टमेंट की एक मुख्य ये फोकस है कि द मनी वी शुड बी एबल टू ट्रैक द मनी कि किसको जा रहा है, अब जा रहा है या नहीं जा रहा है, उनके अकाउंट में पैसा पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। एंड फाइनली हम बात करते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स की। Here we are not talking of monetization of the sales of the properties or the land or something of FCI and CWC, but we are focusing on how best we can utilize the land for attracting investments which can be used for modernization of the warehousing as well as for the storage infrastructure. So this was a very, very brief sector to capture the entire achievements as well as the reforms in hardly 5 minutes time. Thank you so much. Thank you, sir. May I request Additional Secretary Consumer Affairs, Ms. Khareji, to kindly give further details from her department, please. We'll start with the first slide of the Department of Consumer Affairs. The biggest takeaway from this budget is the increase in price stabilization fund, which has been increased from 2,000 crores to 2,700 crores in the budget. This goes on to prove that the buffer that we have been carrying of pulses and onions has been able to moderate the rising prices in the lean season. And this enhancement also shows that the procurement from the farmers and the farmer producer organizations will also get a boost. Now, pulses from the buffers are released for the welfare schemes of the state governments also. And 2021 has seen a quantum leap in the increase in various welfare schemes, particularly as a trigger to the COVID restrictions. A lot of pulses were rolled out for through the PDS to meet the nutritional needs of NFSA beneficiaries. So we are giving the 4-year comparative statement. In 2017-18, the quantity which was supplied under welfare schemes was 3,888. In 18-19, it was 50,007. In 2019 and 20, it was 4,253. In 2021, it was a record-breaking 1,18,068 MT. Next slide, please. We now come on the consumer outreach, which is a very major program, particularly when the Consumer Protection Act 2019 was notified and came into force on the 20th July 2020. So the idea is how to reach out to consumers to strengthen their rights. For the first time, we are reaching rural consumers through panchayats, Krishi Vigyan Kendras, common service centers and post offices. We are also speaking to the railways, and shortly we should be also able to make use of the posters and the space that has a very huge footfall. Through the panchayats, we are basically we have planned it in Gujarat, Bihar, Andhra Pradesh, Maharashtra, Himachal Pradesh, and Madhya Pradesh till the 31st March 2021 in coordination with the respective state governments. We had started this in Jharkhand on the National Consumer Day on the 24th of December. Through the Krishi Vigyan Kendras, we are reaching out to the farmers through the audio, video, publicity material that has been created. This is basically to educate, make the farmers aware about the new features of the Consumer Protection Act. We have also engaged with common service centers which are spread across the country in the urban and the rural settings. The whole idea is to basically facilitate the e-filing of cases to the consumer commissions by the people at the panchayat level itself. So to reduce their burden of visiting the consumer commissions for fighting their cases, we have engaged common service centers. And as I said, 15,000 post offices across the country will be covered in the current financial year. Rest of them will be taken up in the next financial year. Next. Next, please. Now, consumer protection, through this, we are basically reaching out through the COVID pandemic, which basically restricted movement.
we tried a novel thing of introducing e-filing in all our state, district, and the National Consumer Dispute Redressal Commissions. So far, 15 states have also joined along with the NCDRC. And as of yesterday, already 1,000 cases have been filed across the country, of which 50 have been disposed of successfully. So this shows that there is a growing use of this system, and people are readily opting for this online redressal. CCPA was also established on 24th July to regulate matters which are relating to violation of rights of consumers and unfair trade practices and false and misleading advertisements. So about 11 rules and regulations have already been, they have been formulated. We have also drawn up the e-commerce rules, and we are, the rules with regards to direct selling is in the final stages. The action taken by CCPA so far has been that 26 show cause notices have been issued, of which 4 companies had withdrawn their advertisements. Similarly, 77 notices were issued for violation of packaged commodity rules that include country of origin. 5 companies have compounded the offense, and about more than 6 lakh has been compounded, and it has been sent to the treasury. Also, as per the powers of CCPA, we've started analyzing the complaints which we receive on NCH, and we are talking to the respective regulators. For example, after analyzing the complaints, we requested IRDA, which is the insurance regulator, for early settlements of complaints. We have also written to TRAI for resolving portability, network, and broadband related issues. We've written to RBI for adhering to timelines in settlement of claims. Now, during COVID times, many instances have been noticed of misleading advertisements, which basically say that their product kills virus or kills 99.9% virus or germs, or it protects from COVID, which is all misleading. So while we have issued notices, but then an advisory was also issued requesting all the industry associations to give wide publicity to the provisions of this Consumer Protection Act, which may then, if we still note that such false and misleading advertisements still go about, then even harsher steps of recall and penalty, both to the endorsers and other the advertising agencies would also be issued. Next, please. So that's from our side. Thank you, Khare ma'am. Now may I request our Honorable Minister Sir to kindly address the present media which is present here, and after the sir जब बोल लेंगे उसके बाद then I'll request the media to kindly come up with the questions एक करके on a priority that we have received the question. Sir, आप please address करें. Thank you. थैंक यू मिस्टर नारायण. वास्तव में हमारे दोनों कलीग्स ने इतनी अच्छी तरीके से दोनों बातें रखी, विभाग के काम की एक छोटा सा झलक दी, और आगे चल के इस बजट से किस प्रकार से हमारे किसानों के लिए, गरीबों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए कैसे ये विभाग काम करता रहा है और आगे भी करता रहेगा, उसके बारे में भी आप सबके समक्ष कुछ बातें रखें. मेरा मानना है कि जो आत्मनिर्भर भारत का 2021-22 का बजट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के समक्ष रखा, वित्त मंत्री जी ने देश के समक्ष रखा, अपने आप में हर पहलू के ऊपर बड़े संवेदनशील तरीके से ये कोशिश करता है कि समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिले, देश की अर्थव्यवस्था को गति मिले, व्यक्ति सबसे निचली
स्तर पर है, जिसको अंग्रेजी में बॉटम ऑफ द पिरामिड कहते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में भी सुधार आए, हमारे किसानों के लिए आगे समृद्धि का दौर और भविष्य में तेज गति से आए, और सरकार एक फैसिलिटेटर के रूप में किसानों के लिए भी, उद्योग के लिए भी, एमएसएमई सेक्टर के लिए भी, गरीबों के लिए भी, हर वर्ग के लिए काम करे, दिन रात उनकी सेवा में रहे। जैसा अभी समाजी ने बताया, मिनिमम सपोर्ट पर प्रोक्योरमेंट कितने बड़ी पैमाने पे 7 वर्षों में बढ़ा है, ये अपने आप में दर्शाता है प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार किस प्रकार से संकल्पित एमएसपी की व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाना और मजबूत बनाने के लिए। एमएसपी लगातार हर सीजन में बढ़ता भी रहा है, क्वांटिटी एमएसपी में खरीदी जाती है वो भी लगातार बढ़ती रही है। और आप सबको बताते हुए मुझे खुशी होती है कि इस वर्ष 2020-21 में 75,000 करोड़ से अधिक रुपए की एमएसपी में खरीदी गेहूं की हुई है। व्हीट प्रोक्योरमेंट is more than 75,000 crore rupees, which is an all-time record. 43.36 lakh farmers have benefited from this. पैडी की प्रोक्योरमेंट इस वर्ष अभी तक 1,72,000 करोड़ रुपए 1,72,000 करोड़ रुपीस की 2020-21 में हो चुकी है, जिससे 1.5 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला है। ये दोनों एक अपने आप में दर्शाते हैं कि जो नया भारत का बजट इस वर्ष दिया गया है, ये कैसे आत्मनिर्भर किसान को भी और अच्छा भविष्य, उनकी आय को दुगना करने वाला भविष्य बनाने के लिए नई किरण लेके आया है। हमने इसी वर्ष 16.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को ऋण के रूप में देने का, क्रॉप लोन 16.5 करोड़ रुपीस के अलग अलग प्रकार के जो किसानों को लोन दिए जाते हैं वो देने का निर्णय भी माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया है। ये भी एक ऑल टाइम रिकॉर्ड है। 16.5 लाख करोड़ रुपीस लोन फॉर फार्मर्स, क्रेडिट टू फार्मर्स। इसी के साथ साथ 1,000 से अधिक मंडियों का ई-नैम के साथ इंटीग्रेशन सुनिश्चित करने का भी फैसला सरकार ने लिया है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक मंडी के माध्यम से पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और किसानों को सही मूल्य मिले अपनी उपज का, अपने उत्पादन का, ये सुनिश्चित किया जा सके। वन नेशन वन राशन कार्ड, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना थी। हमारे कई लोग अपने घर से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, कई प्रवासी मजदूर दूर दराके के इलाके में काम करते हैं, कई लोग का एड्रेस अपने गांव का, घर का है, लेकिन वो और किधर रहते हैं। तो कैसे हमारे गरीबों को, कैसे जो लाभकारी है, जिनको लाभ मिलता है, बेनिफिशियरीज हैं राशन स्कीम के, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जितने बेनिफिशियरीज हैं, उन सबको ऐसा राशन कार्ड मिले कि देश में कोई भी फेयर प्राइस शॉप से, कोई भी पीडीएस के आउटलेट से वो अपना राशन ले सके। इस प्रोजेक्ट को बहुत तेज गति से लागू किया गया और मुझे खुशी है कि लगभग 70 करोड़ लाभार्थी, बेनिफिशरीज इसके साथ जुड़ चुके हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि सभी लाभार्थी इसका लाभ ले सके, जल्द से जल्द जुड़ सके। अभी अभी खरे मैडम ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कैसे बदलते समय के लिए
अधिकार में बदलाव ला रहा है, उपभोक्ता को और समृद्ध बना रहा है और उसको सशक्त बना रहा है, इसके बारे में भी जानकारी आपके समक्ष रखी। सशक्त उपभोक्ता ही इस देश को सशक्त बना सकेगा, ऐसा हमारा मानना है। आज पूरा विश्व कोविड महामारी के बाद भारत की तरफ देख रहा है, भारत की लीडरशिप की तरफ देख रहा है, ये समझ रहा है कि जगत में अर्थव्यवस्थाओं को अगर फिर एक गति देनी है तो भारत उसमें एक अहम भूमिका निभाएगा। और मैं समझता हूं दोनों विभाग, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और कंज्यूमर अफेयर्स, ये दोनों एक अहम कड़ी है आत्मनिर्भर भारत को और आगे बढ़ाने के लिए। दोनों डिपार्टमेंट्स ने जिस प्रकार से किसानों की सेवा की, प्रोक्योरमेंट के माध्यम से, एमएसपी के प्रोक्योरमेंट के माध्यम से, शुगर फार्मर्स को समय समय पे सपोर्ट, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़े, जो फिक्स प्राइस है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस है, वो लगातार बढ़ती रहे, उनको अधिक आमदनी के साथ साथ उनको शुगर के न्यूज भी समय पे मिलते रहे, और साथ ही साथ लगभग 80 करोड़ देशवासियों को बहुत ही सस्ता अनाज, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए में अनाज समय पे मिले, सरल व्यवस्था से मिले, और अब तो देश में कोई भी कोने पे मिले, जहां भी वो रहता हो, चाहे उनका एड्रेस अपने गांव का हो, वन नेशन वन कार्ड के माध्यम से देश में किधर भी उनको ये सस्ता अनाज मिले, जिससे कोई भारतवासी को अनाज की कमी ना हो, भरपेट खाने की कमी ना हो, ये सुनिश्चित करने का काम ये दोनों विभागों ने मिलकर किया है। उपभोक्ताओं को सुरक्षित रखना, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से बचाना, उनको उनकी जो भी तकलीफें हैं, जो कंप्लेंट्स हैं, उस पे बड़े संवेदनशील तौर से एक्शन लेना, इस काम में कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। कीमतों को नियंत्रण रखने का काम भी बहुत अच्छी तरीके से और समय समय पे जो एक्शन लेने पड़ते हैं उसको समय राइट टाइम पे लेके कीमतों को बहुत बढ़ने देना, और फार्मर्स, किसानों के इंटरेस्ट और उपभोक्ता के इंटरेस्ट को बैलेंस करते हुए कंज्यूमर अफेयर्स ने इस विषय में चिंता की है। कई सारी और जानकारियां मेरे दोनों कलीग्स ने दिए, कैसे बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दिया जा रहा है, ई-पॉस डिवाइसेस लग रही है फेयर प्राइस शॉप्स में, इथेनॉल सप्लाईज को बढ़ावा मिला है, आधार सीडिंग हुआ है, जिसके कारण जो लोग फर्जी राशन कार्ड लेके बैठते थे उसमें हम कमी कर पाए और देश का टैक्स पेयर्स का पैसा बचे, उसको सुनिश्चित कर सके। ये सब काम में 2014 से 21 के बीच में जो बहुत बड़ा लगी है उसकी जानकारी आप पक्ष रखी गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अपने आप में एक विश्व में अनोखी योजना थी, यूनिक स्कीम थी, जिसने कोविड के समय भी किसी को वंचित नहीं रखा भरपेट खाने से, और देश के कई एनजीओस, कई कंपनियां, कई लोग भी इसमें बहुत आगे आए, और हमने देखा कैसे कोविड के समय भी पूरे देश कोने कोने में फूड ग्रेन सप्लाई हो, फर्टिलाइजर सप्लाई हो, बिजली के लिए कोयले की सप्लाई हो, ये सुनिश्चित किया गया। लगातार इसकी निगरानी रखी गई, मॉनिटरिंग हुई। रेलवे कोविड की महामारी के जब चरण बहुत पीक पे था, तब भी रेल की व्यवस्थाएं लगातार चलती रही। मैंने रेल मंत्री के नाते कई बार रेल के कर्मचारियों का धन्यवाद किया है, और ये भी बात देश के समक्ष रखी है कि जब कोविड की इतना डर था, डर के माहौल में लोग काम पे नहीं जा पा रहे, डर के माहौल में सिवाय वर्कर्स और हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स लगभग सभी लॉकडाउन में बंद थे अपने घरों में, तब भी रेलवे के कर्मचारी दिन रात एक करके काम कर रहे थे। फूड ग्रेन्स पहुंचाना,
फर्टिलाइजर किसानों के लिए पहुंचाना, कोयला घरों के लिए पहुंचाना, कारखानों का माल जो कंटिन्यूस प्रोसेस प्लांट्स है उनका रॉ मटेरियल पहुंचे, फिनिश प्रोडक्ट पोर्ट तक पहुंचे, इस सब काम में दिन रात लगे रहे। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से प्रवासी मजदूरों की मदद की। एक तरफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने प्रवासी मजदूरों को अनाज दिया, बाद में चना दिया, दूसरी तरफ रेलवे सेवा की। तो एक प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने पूरे 35 करोड़ लोगों की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और मैं इसके लिए हमारे मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस पूरी महामारी के दौरान मीडिया करके मीडिया के माध्यम से जानकारियां जनता तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना, लोगों को सेंसिटाइज करना, लोगों को बताना कैसे सैनिटाइजेशन इंपॉर्टेंट है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग इंपॉर्टेंट है, कैसे मास्क पहनना अनिवार्य है। इस सब में जो अहम भूमिका हमारे मीडिया के मित्रों ने भी निभाई, उसके लिए मैं समझता हूं ये पूरा देश आपका भी कृतज्ञ रहेगा। ये सभी के जॉइंट एंड कलेक्टिव एफर्ट के कारण आज इस देश ने पूरे विश्व के सामने कोरोना महामारी के सामने कैसे लड़ना, इसका एक मिसाल विश्व के सामने रखा है, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में की गई है। और इस तारीफ के पात्र इस देश की 135 करोड़ की जनता है। पूरी देश की जनता का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी स्वस्थ रहें। इस कोविड महामारी की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी वैक्सीनेशन तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही साथ अभी भी हमें प्रिकॉशन रखना है, कोई ढिलाई ना हो। हमें मास्क 24 घंटे जब पब्लिक प्लेस पे हो तो रखना है, पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, साफ सफाई पे ध्यान रखना है, हाथ लगातार साफ रहे, मुंह साफ रहे, कवर्ड रहे, जिससे महामारी फिर से देश में प्रचलित ना हो सके। कुछ राज्यों में, केरल में, महाराष्ट्र में, कुछ राज्यों में समस्या थोड़ी फिर से दिखाई दे रही है। हम सबको मिलके सावधानी बरतनी है और कोरोना की लड़ाई में एक दूसरे का साथ देते हुए कलेक्टिव एफर्ट से विजय पानी है। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेनी थैंक्स ऑनरेबल मिनिस्टर सर। कलीग्स, आप जानेंगे कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर की ये पिछले फोर्टनाइट में थर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ही इज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव टू इंटरैक्ट विद ऑल ऑफ यू, बट ही ऑलवेज कीप्स वेरी बिजी ऑल्सो। आज का समय भी बड़ा शेड्यूल टाइट है, फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे आपके मैक्सिमम प्रश्न लें, पर प्रायोरिटी पे जैसे हम लेंगे, वन बाय वन जैसे आए थे उसी सीक्वेंस में लेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आउट ऑफ टर्न जंप ना करिएगा, जो प्रश्न आए थे उसी सीक्वेंस में लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे प्रमोद झा जी का, IANS। प्रमोद झा जी, आप हैं वहां पे? जी नमस्कार मंत्री जी। नमस्कार। प्रमोद कुमार झा बोल रहा हूँ IANS न्यूज एजेंसी से। जी भाई साहब। सर, आपने बहुत विस्तार से दोनों विभागों के बारे में चर्चा की है, ज्ञानवर्धन हुआ, लेकिन एक सवाल मन में आता है कि किसी जमाने में हमारा देश जो था वो फूड डेफिसिट स्टेट था, आज फूड सरप्लस है। ऐसे में आप पर जिम्मेदारी है लोगों को खिलाने का भी, सस्ता खाना खिलाने का भी, और किसानों को उचित दाम दिलाने का भी। तो ऐसे में फूड सिक्योरिटी को लेकर आगे का क्या प्लानिंग है, जिससे कि दोनों में बैलेंस बना रखा जाए। और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है कि FCI के रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर क्या प्लानिंग है? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रमोद जी, और वास्तव में दर्शाता है कि आपके मन में चिंता है, किसानों की भी, उपभोक्ता की भी। और यही चिंता
हमारे विभाग के लिए सबसे प्राथमिकता रखती है। एक तरफ एमएसपी पे जो खरीद हो रही है उसको बरकरार रखना, समय समय पे बढ़ाना, ये हमारी कोशिश रही है। किसानों को सुनिश्चित दाम मिले, सही दाम मिले, उसके लिए पहली बार भारत के इतिहास में मोदी सरकार ने तय किया कि जो लागत लगती है किसानों की उसके ऊपर 50% जोड़ के हम एमएसपी तय करेंगे, और जो सीएसीपी है उसको मैंडेट दिया गया, जो प्राइसेस फिक्स करती है उस बॉडी को मैंडेट दिया गया कि उसी हिसाब से वो रेकमेंड करे। कैबिनेट लगातार एमएसपी बढ़ाते जा रही है, लागत के 50% आके कई चीजों में तो 50% से अधिक भी बढ़ाया गया है, जहां पे हमें लगा कि किसानों को सहायता की आवश्यकता ज्यादा है। साथ ही साथ कैसे एफसीआई उसका स्टोरेज प्रोक्योरमेंट पारदर्शिता से, ईमानदार व्यवस्था से करे, स्टोरेज अच्छी तरीके से करे कि वेस्टेज ना हो, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कैसे कम रखा जाए, रेलवे का इस्तेमाल करें, कैसे देश के कोने कोने तक समय पे पहुंचे जिससे कोई लाभार्थी को तकलीफ नहीं हो, पीडीएस में कभी लाइनें ना लगे, पीडीएस में कोई मारामारी करके ना सामान मिलना पड़े। आप देखिए, तो कहते हैं ना, वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह एक तरफ प्रोक्योरमेंट और एक तरफ इसका डिस्ट्रीब्यूशन, और बीच में राज्य सरकारों के साथ संतुलन रखते हुए एफसीआई इसको ट्रांसपोर्ट करना, स्टोरेज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना फेयर प्राइस शॉप्स या पीडीएस सिस्टम में, हर एक स्टेप पे पारदर्शिता भी ला रहा है, मैकेनाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन भी ला रहा है, डिजिटलाइजेशन यानी आधार सीडिंग भी हुआ, वन नेशन वन कार्ड भी दिया गया, ईपॉस मशीन्स के माध्यम से रिकॉर्ड कीपिंग ट्रांसपेरेंट हुआ, बेनिफिशियरीज का बायोमेट्रिक लेके सही व्यक्ति को पीडीएस के माध्यम से लाभ मिले, और फर्जी राशन कार्ड करोड़ों की संख्या में हम कैंसिल करने में सफल हुए। और आपने देखा पूरे देश में किधर चूं नहीं हुआ, क्योंकि पूरी व्यवस्था बड़ी पारदर्शिता से की गई, ईमानदारी से की गई, और गलत लोगों को वंचित रखा गया। कोई भी लाभार्थी जो जेन्युइन है उसको हमने नुकसान नहीं पहुंचाने दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा है कि देश रिफॉर्म जो भी करे वो ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म हो और उससे जनता को लाभ हो, किसानों को लाभ हो। इसी कड़ी में आत्मनिर्भरता जब हम देश में लाते हैं तो उसके साथ साथ विश्वास भी देश का कमाना पड़ता है, और आज वो विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने दृढ़ संकल्प और दिन रात मेहनत से कमाया है। आखिर ये सब जो काम किया जा रहा है ये सब जनता भली भांति देखती है, और उसकी एहसास है जनता को कैसे काम सामान्य मानस तक पहुंच रहा है। एफसीआई में भी हमने गुड गवर्नेंस, सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के साथ एग्रीमेंट किया है। वो पूरा एफसीआई को स्टडी करके कैसे इसके सिस्टम्स को और ईमानदार, पारदर्शी और एफिशिएंट बनाया जाए, उसके हमें शायद अगले हफ्ते तक ही सुझाव देने वाली है। साथ ही साथ मैं स्वयं एफसीआई की पूरी टीम के साथ बैठा हूं। हमने एक रोड मैप बनाया है, कैसे हम क्वालिटी और सुधार करें, कैसे हम क्वालिटी प्रोडक्ट को खरीदें। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ हमारी चर्चा चल रही है कि किसानों को क्या सपोर्ट दिया जाए जिससे उनके उपज में भी क्वालिटी इंप्रूव हो, और हमारी मंडियों को भी सशक्त करने के लिए जिससे मंडी भी अच्छी क्वालिटी का अनाज या धान खरीदे, उसके लिए भी इस बजट में बड़े रूप में पैसा दिया गया है। 1 लाख करोड़ जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत अनाउंस किया गया, उसमें भारत की जो एपीएमसीज है, मंडी है, उनको भी और मजबूत बनाने का काम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री करने जा रही है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू प्रमोद जी। अगला प्रश्न है शशांक ईटीवी, शशांक कुमार जी। शशांक कुमार जी, यू देयर?
शशांक जी, आप हैं वहां पे? आखिरी बार पूछूंगा शशांक जी, नहीं तो फिर मैं आपकी तरफ से प्रश्न पूछने की आजादी लूंगा। पूछ लीजिए शशांक जी, मैं पूछ लूं सर? इनका हाँ। प्रश्न वेट कर ले, पूछ लेता हूं हाँ, सर। नहीं, पूछ लीजिए। अच्छा सर, इनका प्रश्न था, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कितना कारगर साबित हो रहा है और कितने राज्यों में अब तक लागू हो चुका है? पूरे देश भर में मार्च तक लागू हो जाएगा क्या? ये इनका प्रश्न है। वैसे अभी इसकी जानकारी माननीय मांझी जी ने दी। वन नेशन वन राशन कार्ड 2014 तक तो कल्पना भी नहीं थी। इसका काम मोदी जी के आने के बाद शुरू हुआ और आज 32 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में ये पहुंच चुका है, 32, और लगभग 69 करोड़ बेनिफिशरीज इसका लाभ ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये काम 2019 में शुरू हुआ था, आज से सिर्फ 2 साल पहले, जब 4 राज्य इसमें जुड़े थे, और 2 ही वर्ष के कम समय में आज 32 राज्यों तक पहुंचना, राज्य और यूनियन टेरिटरी तक पहुंचना, जो 80 करोड़ के हमारे लाभार्थी हैं, बेनिफिशरीज हैं, उसमें से 80%, 86% ऑलरेडी कवर हो गए हैं। 4 राज्य काम 31 मार्च तक होने की संभावना है। आसाम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल काम तेजी से चल रहा है। हो सकता है आसाम और पश्चिम बंगाल, क्योंकि चुनावी राज्य हैं और व्यवस्थाएं चुनाव में व्यस्त रहेंगी, तो शायद इस काम में 2-3 महीने का इन 2 राज्यों में समय लग सकता है। बाकी जो राज्य रह जाएंगे उनके साथ हमारा लगातार संपर्क चालू है। हम उनको ई-पॉस मशीन्स, बायोमेट्रिक ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, इस सब के लिए प्रेरित कर रहे हैं और राज्य सरकार के साथ लगातार इस पे विचार विमर्श और हम सहयोग कर रहे हैं। मैं समझता हूं वन नेशन वन राशन कार्ड से मजदूर अब मजबूर नहीं रहेगा, सशक्त हो जाएगा। मजदूर, प्रवासी मजदूर खासतौर पे देश भर में काम करने जाते हैं, वो अपना राशन कई बार छोड़ना पड़ जाता था, उसके बदले अब जहां वो जाएंगे उनको मिलेगा, तो अब वो मजबूरी की स्थिति से निकल के और सशक्त हो जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। एक और जानकारी एक और इसमें जानकारी देना चाहूंगा। आज के दिन लगभग 1.5 ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं राज्य के अंदर या एक राज्य से दूसरे राज्य में जो मजदूर जाते हैं। हर महीने आज के दिन 1.5 करोड़ लोग इसका लाभ ले रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, नहीं तो ये 1.5 करोड़ हमारे लाभार्थी वंचित रह जाते हैं। धन्यवाद। Thank you, sir. That was wonderful piece of additional information that you gave, sir. Next question is by Asim from CNBC Awaaz. Asim जी, you're there? आपका कहीं देखिए म्यूट तो नहीं है माइक? अब नारायण जी, मुझे लगता है आगे से प्रेस हमारे रेल भवन में अगर लोगों को तकलीफ नहीं हो आने में, तो जो बड़ा हॉल है रेल भवन में, उसमें प्रेस कर सकते हैं लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके। ठीक सर, ग्रेट आइडिया सर। और यहाँ न्यू मीडिया सेंटर में लोगों को बुलाया जा सकता है। यस सर, यस सर। ठीक सर, मैं भी इनका प्रश्न भी पूछ लेता हूँ CNBC आवाज का, असीम जी का। पिछले 2 महीने में दालों की कीमतें काफी बढ़ी हैं, साथ ही खाद्य तेलों में 20-25% की बढ़ोतरी हुई है। क्या खाद्य तेलों पर ड्यूटी घटेगी? दालों को लेकर सरकार क्या कर रही है? ये लगातार कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री इस पे काम करती है। रिटेल इंटरवेंशन जहां जहां जरूरी होता है उसमें बफर स्टॉक से दाल दी जाती है, राज्य सरकारों को भी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी। और पिछले डेटा दिया कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट द्वारा प्रेजेंटेशन में, कैसे पिछले साल तो काफी बड़े पैमाने पे हमने दालों को रिलीज किया था
2019-20 में कहा 4000 सप्लाई की गई थी वेलफेयर स्कीम्स में। इस वर्ष 2021 में 1,18,000 मेट्रिक टन सप्लाई किया गया। साथ ही साथ जब जब दालों की कीमत बढ़ती है तो मूंग, तूर, उड़द इन सबको हमने राज्य सरकारों के माध्यम से स्टॉक, बफर स्टॉक से ऑफर किया है। उनको ऑफर किया या तो रॉ ले सकते हैं या मिल्ड फॉर्म में ले सकते हैं, बल्क में ले सकते हैं। और रिटेल पैक्स भी फेयर प्राइस शॉप पीडीएस होती है, उसके माध्यम से भी राज्य सरकारों को ऑफर किया गया कि वो इसको बेचे, जिससे कीमतों पर नियंत्रण लाया जा सके। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से भी स्टॉक ऑफर किया गया। ये बात सही है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑयल की प्राइसेस बदलती रहती है और गत कुछ महीनों में थोड़ी प्राइसेस ज्यादा बढ़ी है, फिर भी भारत रिटेल प्राइसेस में हम नियंत्रण ला पाए। ये थोड़ी बात में शायद ठीक नहीं है जो अभी अभी बताई गई कि 2 महीनों में 20-25% दालों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 महीने में जो बढ़ोतरी हुई है वो मेजर एडिबल जो बढ़ोतरी हुई है, एडिबल ऑयल, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, वनस्पति, सोया, सनफ्लावर और ऑयल में जो बढ़ोतरी हुई है वो लगभग 5 से 10% के बीच में ही हुई है। तो हम लगातार इस पे नियंत्रण रख रहे हैं और कहीं भी अगर ये बढ़ोतरी ज्यादा होती है तो तुरंत या तो हम मार्केट इंटरवेंशन करते हैं बफर स्टॉक से, कई बार इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी पड़ती है तो उसके लिए भी हम तैयार रहते हैं। इंपोर्ट स्टॉक परमिशन भी दे देते हैं इंपोर्ट करके देश में सप्लाई करने की, जिससे उपभोक्ता को ज्यादा बर्डन ना पड़े। तो ये लगातार हमारा काम रहता है। उदाहरण के लिए मसूर के इंपोर्ट में हमने ड्यूटी 30% से 10% कर दी थी दिसंबर 2020 तक। इसी प्रकार से कोटा था उड़द का, वो भी हमने 4 लाख, वो भी हमने एक्सटेंड कर दिया था 1.5 लाख मेट्रिक टन का कोटा 31 मार्च 2021 तक। 4 लाख मेट्रिक टन तुर का कोटा भी नवंबर से बढ़ा के दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया था। पाम ऑयल की भी हमने इंपोर्ट ड्यूटी थोड़ी कम की थी, जिससे पाम ऑयल प्राइस भी नियंत्रण में रहे। तो ये था कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री इस पे नियंत्रण रखती है, देश भर से जानकारी लेती है और उसके आधार पे जो रिक्वायर्ड कदम है वो कदम उठाती है। So, with your permission, I would like to ask supplementary question. This is Lakshmi from PTI. May I? Yeah, please. So, in October, you announced, import of potato from Bhutan without license up to January 31st, sir. And about 10 lakh tons were allowed. And thereafter, I want to know the status because now the potato prices have crashed, So whether we have imported and what is the scene right now? I don't think there were many imports. Of course, Commerce can give you the details. One of my colleagues in Commerce will give you the details, but there was not much import of potato. The prices fortunately came down because of the announcement of imports, and therefore there was no need to import potatoes. Very small, minor quantity came. Thank you. May I request all of you to kindly persist with the questions that they had sent and maintain that order. Supplementaries, in case we jump in between in this virtual setup, we'll break the norms of the PCs and be difficult to manage. May I request Mr. Tvesh Mishra, Business Standard. Mr. Tvesh Mishra. Tvesh ji? आप पूछ लीजिए. Sir, he just spoke to me. I'll just, okay, once again, I'll speak. Tvesh ji, एक बार और पूछ रहे हैं आप हैं?
Sir, I would like to, sir, those who have asked the Please, questions. no, I want please. to raise the issue, sir, because those who have asked the questions and they are not in the PC, and those are present, if they are not allowed. Please let us finish the order, please. Please, you were supposed to send the questions beforehand. Please, thank you. Sir, Tuesh ka question hai, what are the steps that have been taken to protect the consumer rights while dealing with e-commerce companies? What steps have been taken to strengthen consumer rights? Consumer Protection Act 2019 has replaced a 33-year-old act, and it has come into force from 20th July 2020. It significantly strengthens the rights of the consumers. It has several new features, including simplification of complaint filing, also of dispute adjudication process. It has an alternate dispute resolution mechanism. It allows for e-filing of complaints, and it gives the concept of product liability. The Central Consumer Protection Authority has been created, which will regulate matters for violation of the rights of consumers, unfair trade practices, and any false or misleading advertisements. We have also provided that sale of adulterated spurious goods will be strictly acted upon, and we have provided for regulating unfair trade practices in e-commerce with significant punishment by the competent court. So in a way, the right of the consumer has become the might of the nation. And by giving consumers rights, we have made him a mighty strong consumer. I must also share with you that significant actions have been taken under the new act. We have provided for a very simple something is muted. by which people can make complaints if they have any consumer complaints. I have myself tested that helpline by making complaints on it, seeing the response of the person who receives the call, and followed it up to see how that complaint is acted upon. I'm sure the press will be happy to know that our officials are doing dummy test calls regularly under my instructions to monitor that the helpline is working efficiently. We are also ensuring that the provisions of the legal metrology rules, particularly regarding country of origin, are being followed. Details were given by the additional secretary. Out of 77 companies who were given the notice, 5 have already compounded the offense, and with the other companies, action is continuing according to the law. So, in several respects, we are working in consultation with line ministries to protect our consumers' rights. If there are any other suggestions, please send them in writing, and we are open to more suggestions how to strengthen our consumers' rights. Thank you. थैंक यू सर. सर, एक प्रश्न सोशल मीडिया पे बहुत ट्रैक्शन ले रहा था, और एज पर द प्रैक्टिस आजकल हम लोग सोशल मीडिया के क्वेश्चन भी लेने लगे हैं, उनके काफ़ी वहाँ पे लोग फॉलो करते हैं. द क्वेश्चन इज, हाउ डू प्लान टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन इन्फोर्सिंग द स्टैंडर्ड्स इन इंडिया एंड इंश्योर ग्लोबल एक्सेप्टेंस? इस पर सर काफ़ी ट्रैक्शन था इस प्रश्न पे. अच्छा प्रश्न है. उल्टे मोदी जी की सरकार आने के पहले भारत में जितने स्टैंडर्ड सेट हुए थे वो कम थे, कई बार बड़े नचीले थे. दे वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ जिससे कंज्यूमर्स आर गिवन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स. हमने लगातार 2014 के बाद स्टैंडर्ड्स भी बहुत बड़े रूप में सेट किए और स्टैंडर्ड्स को भी स्ट्रेंथन किया है, जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो स्टैंडर्ड्स हैं उस लेवल तक लेके जाने का प्रयास किया है. जब जब हम स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करेंगे तभी स्टैंडर्ड्स वास्तव में उपभोक्ता को लाभ में आएंगे. इसके लिए कई सारे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स इश्यू किए गए हैं. मैंने भी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री से और अलग अलग मंत्रालय अपने अपने प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स को क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स में परिवर्तित किया है, जिससे वो कंपलसरी मैंडेटरी हो गए. और आज
हम लगे हैं कैसे देश में अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट से इंपोर्ट हो या भारत में बने। जब हम अच्छे स्टैंडर्ड सेट करेंगे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से सिंक्रोनाइज करेंगे, हार्मोनाइज करेंगे, तभी जाके यूनिफॉर्मिटी आएगी भारत के स्टैंडर्ड में भी और अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड में भी, और ग्लोबली हमारे स्टैंडर्ड एक्सेप्ट होंगे। तो अब ग्रेजुअली भी नए मैकेनिज्म से स्टैंडर्ड, अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। लाइन मिनिस्ट्रीज उस पर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स इशू कर रही है, और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है उसको भी अब BIS बड़े पे लागू कर रहा है। मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि अब 38 देशों के साथ या स्टैंडर्ड बॉडीज के साथ BIS का MOU है या बायलैटरल कंट्री एग्रीमेंट है, और लगभग 84% 84% स्टैंडर्ड्स अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड से हार्मोनाइज करने में BIS सफल हुआ है। एक आखिरी जानकारी, रेलवेज अपने सब स्टैंडर्ड्स को BIS के साथ इंटीग्रेट के एक कॉमन नेशनल स्टैंडर्ड बना रही है, और पहली बड़ी संस्था होगी रेलवेज जिसके स्टैंडर्ड्स एक पूरे देश में यूनिफॉर्म हो जाएंगे। BIS और रेलवेज इस पे काम कर रही है। आज ही मैंने सुबह रिव्यू किया था, उसमें बहुत अच्छी प्रगति हो रही है। धन्यवाद। Thank you, sir. So next question is by Sampath Nandi from Informist Media. Hello, sir. Hello, sir. I'm Sampath from Informist Media. Sir, I have one question which is, I think, is very important. That is, the government has been struggling with excess food grain storage for the last few months or years, to say, and there has been not a major decline in food grain storage. So, is the government thinking anything to reduce food grain storage in the central pool? Or is the government thinking of any way to increase storage capacity with the Central Warehousing Corp or Food Corporation of India or other CPECs? Recent data, we have sufficient storage capacity to ensure that there is no shortfall in storage. At the same time, in order to modernize and bring better storage systems and practices, we are going in rapidly for modern storage systems like silos for storage of wheat, and we are working closely between FCI, Food Procurement and Distribution Ministry, state governments, and the Indian Railways. Collectively, we are working to identify locations where we will expand our storage capacity with permanent storage capacity of modern standards like silos and covered sheds to ensure that we have good quality storage and food grains do not get damaged. Thank you. Thank you, sir. सर, एक प्रश्न और बिजनेस स्कूल से आया था और सोशल मीडिया में भी था, and which relates with, sir, your portfolio, sir. It says you have been a Minister of Railways and Food and Public Distribution. What kind of synergies do you envision to bring more efficiency in the food distribution network, sir? अच्छा प्रश्न है। उल्टे मैं इस विभाग को जब संभालने लगा, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसके पहले से, और मेरे दोनों अधिकारी इस बात के साक्षी हैं कि उसके पहले से जब माननीय रामविलास पासवान जी इस विभाग को देखते थे, रेलवे और ये विभाग के बीच में संतुलन बढ़ाने के लिए हम हर महीने एक VC किया करते थे, और उसी के फलस्वरूप आपने देखा कोविड के महामारी के समय में कभी भी किधर अनाज की कमी नहीं हुई। कभी भी जो फूड ग्रेन प्रोक्योर हुआ वो स्टोरेज तक पहुंचाने में कभी तकलीफ नहीं आई। इतना बढ़िया सीमलेस संतुलन, इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है रेलवेज और इस विभाग के बीच कि जब फूड ग्रेन के लिए या एग्रीकल्चर को या किसान रेल चाहिए हो या फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को फर्टिलाइजर मूवमेंट के लिए चाहिए हो,
हमारा इतना अच्छा सीमलेस इंटरैक्शन होता है और पूरे डेडिकेटेड ऑफिसर इस काम में लगे हुए हैं। एक अफसर रेलवे का कोल में लगा हुआ है, एक अफसर रेलवे का पूरी तरीके से फर्टिलाइजर देखता है, एक फूड ग्रेन देखता है। तो हमने सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट और प्रायोरिटाइज कर दिया है कि कभी देरी नहीं होती है। जब भी इनको रिक्वायरमेंट हो, बड़े सस्ते दरों पे फर्टिलाइजर और फूड ग्रेन का मूवमेंट किया जाता है। किसान रेल पे भी बहुत ही सस्ते दर रखे। उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री कई ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसपे 50% सब्सिडी देती है। तो अब 150 से अधिक किसान रेल चल चुकी है और बहुत अच्छा इसका प्रतिसाद किसानों के बीच में हमें मिला है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रेलवे एक सेवा का माध्यम है और सभी विभागों की सेवा में जुटा हुआ है। धन्यवाद सर। एक आध प्रश्न और ले लें। ओके, अगला प्रश्न प्रिसिला का, जेबराज, प्रिसिला जेबराज उदेर। So this is Priscilla from the Hindu. I have a question with regard to this year's economic survey had recommended that the subsidized PDS rates of rice and wheat be increased in order to reduce the food subsidy burden. So what is the food ministry thinking on that? Is there any plan to hike PDS rates this year, and what factors will you be considering? What kind of consultations will you be holding before taking such a step? And if I could also just ask for a clarification on something that was mentioned in the presentation with regard to bio-authentication of farmers. What exactly is that? Is it going to be using Aadhaar or some other sort of biometric authentication? And will it be mandatory for farmers in the states where it is rolled out? Well, at present, there is no such proposal before the ministry to increase the prices of products given under the Food Security Act, and it continues to be 3 rupees, 2 rupees, and 1 rupee for rice, wheat, and coarse grain. As regards the authentication, as we shared with you in the presentation, about 91% ration cards and 89% beneficiaries today have seeded their Aadhaar in their ration card. And therefore it becomes, and we have also put EPOS devices in almost 92%. That is 4.9 lakh fair price shops out of 5.4 lakh fair price shops. And therefore the biometric transactions become very simple, and currently 70% of the monthly transactions are using biometric to ensure there is no leakage and the correct beneficiary gets the product. Thank you. So, sir, I'm asking not about PDS and consumers. I'm asking about, it was mentioned about biometric authentication of farmers for procurement. That was mentioned in the presentation. Yeah, I'll just like to mention here, basically in the state of UP, what they are doing is that, the entire process has to be made faster, because procurement at times, it takes a lot of time. Once you have the data of farmers available, and once they are bio-authenticated, the entire detail before comes on the, digitally is available to the procurement machinery. So what happens, the kind of crops he's cultivating, the kind of land holding he has, all the details are available. So in UP, what they have done is that the entire process of settling payments, not just between the procuring agency and the farmer, but also, between the state government and FCI, is settled at the most within 72 hours, because there is no need of any paperwork. And it saves on the leakage. It saves on the leakage, and the entire process becomes faster. So we save money. We don't have to depend on loans, or the state government doesn't have to depend on loans from the consortium of banks. If the bills can be quickly settled, it adds to efficiency, not just for the benefit of the farmers. And Ms. Jebra, the other advantage is that the farmer gets a receipt for his goods, which shows his quantity and the MSP price. So nobody can cheat the farmer. He gets the full fair price. Thank you. Sure. So, sir, I just wanted to know, is it for the states where you have rolled it out or are rolling it out this year, is it mandatory for a farmer to use the biometric authentication in order to
for participate in procurement? UP has already gone ahead. UP has already gone ahead, and we shared this best practice with the states. Like, say, for example, we had Madhya Pradesh. We also had Odisha as well as Chhattisgarh. So they have said that it is very efficient and they would like to emulate it. So states are welcoming it. It is easier for the farmer. The farmer doesn't have to depend on the middleman or the RTS. Straight away it can be done. It saves a lot of time. What is your intention? Is Hindu more keen on trying to create a controversy or to give benefit to the farmers? I'm just interested in knowing that. Sir, I'm simply trying to understand the details of it, whether it is a mandatory requirement or not. That was my only query, sir. Thank you, Priscilla. Thank you, sir. Thank you. Thank you. सर एक लास्ट प्रश्न सबकी तरफ से पूछ रहे हैं, 4-5 लोगों ने पूछा था प्रश्न वो, दैट इज हेलो, हाउ डज द सेंटर प्लान टू एड्रेस द इशू ऑफ शुगर केन ड्यूज? सर ये लास्ट प्रश्न है, कई लोगों ने शुगर केन ड्यूज yeah dues. In fact, even in this budget, as was shown in the presentation, we have increased the allocation for the sugar industry significantly. I think almost for the current year itself, it's been increased from 1,200 crores to about 6,000 crores, if I am not mistaken. And we have allowed another 60 lakh metric tons to be exported, for which the government will be giving 6 rupees per kilo as a subsidy. By giving this subsidy directly to the accounts of the sugarcane farmer, it will help the farmer get his money quickly. Sugar mills will export the product. They will get the money for the export, which will also go to the dues. Already, as you may be aware, the dues earlier take years to pay. Right now, up to last year, almost all the dues have been paid up. And the current dues that are there are only of the last 2 or 3 months, which also, as the export picking up, will get cleared very, very shortly. Thank you, sir. Sir, can I ask last question, sir? Lakshmi ji wanted to ask a question. Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much, sir. Sir, you've been one of the key negotiator between the government and the farmers, you know. Lakshmi and ji, that you'll have to ask Tomar ji. No, sir, you've been one of the key negotiators. So your ministry has been key in increasing the procurement and increasing the MSP, and you have a bigger responsibility in this. And as you said, your ministry has done wonderful job, yet farmers sitting at the borders are not able to understand your intention. But I still want to know how the government plans to go ahead, because the deadlock, there's been deadlock for I think 2 weeks now. Last meeting took place January 22nd, and when is the next meeting likely to happen, sir? Madam, as I said, this is best asked to Tomarji. He's always been briefing on this subject. I would request you to please ask him this question. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone, for joining us. Thank you. I can only request all my friends on the media to propagate, if you feel, Lakshmiji, as you rightly pointed out, if we are doing a good job on MSP procurement, if we are doing a good job in ensuring farmers get their dues, then at least you can educate the farmers and give the right messages to them, backed by data as presented to you, so that those people who are misguiding them are not successful in their efforts to destabilize our efforts to bring the country out of COVID, strengthen the farmers' hands, provide them additional options without taking away what he's already getting. Please communicate that, help us to communicate that to the farmers. Thank you very much.